Hello everyone, a very good morning to all of you. Today I am here for presenting a new topic of inclusive education. इंक्लूसिव एजुकेशन का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी पॉलिसीज़ पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन का विस्तार हुआ हमारे इंडिया में, किस किस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई सभी के लिए, फॉर ऑल चिल्ड्रन, फॉर हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, हम सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा कोठारी कमीशन। 1964 टू 1966 सबसे पहली बार कोठारी कमीशन ने ही इस बात के लिए बात उठाई थी कि हम सारे ही बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन देंगे। ठीक है, इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की। किसके लिए? टू ऑल चिल्ड्रन, सारे ही बच्चों के लिए खुलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रिलीजन, सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक कंडीशन। वो किसी भी तरीके के अलग अलग समुदाय के हों, अलग कम्युनिटी के हों, अलग धर्म, अलग जाति, किसी भी तरीके के हों, बट हम सभी के लिए एक कॉमन स्कूल बनाएंगे। इस प्रणाली पर सबसे ज़्यादा ज़ोर सबसे पहली बार बात किसने की है? हमारे कोठारी कमीशन ने। देखिए, अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो हम एक एक कमीशन या पॉलिसी या स्कीम को बहुत लंबे तरीके से पढ़ सकते हैं, बट हमें यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे कीवर्ड्स के साथ सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या आया, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या सजेस्ट किया कि यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, यहाँ आप कीवर्ड्स पर फोकस करिएगा। ठीक है, यहाँ पर सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या सजेस्ट किया? इसने ये सजेस्ट किया कि यहाँ फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट की बात की गई। किसके साथ? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ। तो वो बच्चे कहाँ पर पढ़ाई करेंगे? वो बच्चे पढ़ाई करेंगे रेगुलर स्कूल्स में। ठीक है, यहाँ फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप बच्चों की बात हो रही है, और किसके साथ हो रही है? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ, और वो पढ़ाई करेंगे रेगुलर स्कूल में। ऑलराइट, तो ये बात की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, IEDC 1974। सबसे पहला हमारा कोठारी कमीशन आया जो कि 1964 में, फिर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में। ठीक है, फिर हमारी आ जाता है IEDC 1974। इस स्कीम ने क्या प्रोवाइड किया? इस स्कीम ने प्रोवाइड किया कि हम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हर बच्चे को, यहाँ पर ये बात हुई कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसेबल चिल्ड्रन इन कॉमन स्कूल। अभी देखिए, जो डिसेबल बच्चे कॉमन स्कूल में पढ़ते हैं, आज भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है बट वो सिंगिंग तो बेहतर कर सकता है, तो उसको हम सिंगिंग कंपटीशन में उतारेंगे। दैट मीन्स कि हमने उसको किसी कंपटीशन में उतारा। वो ड्राइंग बहुत अच्छी कर सकता है, ठीक है, वो अपने तरीके की ड्राइंग बेहतर कर सकता है ना। कोई अगर डीफ या डम्फ है तो वो ड्राइंग बहुत अच्छी कर सकता है। एक ब्लाइंड बहुत अच्छी सिंगिंग कर सकता है। ठीक है, डीफ एंड डम्फ कुछ और भी एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो यहाँ पर बात की गई कि हम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ सारे ही बच्चों को एक समान देंगे, और कहाँ पर? कॉमन स्कूल में। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? द एजुकेशन पॉलिसी 1986। अभी हमने 68 में क्या पढ़ा था? 68 में बात की गई थी फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चों को इक्वल एजुकेशन देने की। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के साथ। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? यहाँ पर 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बात की है कि हम एजुकेशन SC ST को कॉमन देंगे, बैकवर्ड सेक्शन को भी कॉमन देंगे, माइनॉरिटीज़ को भी कॉमन देंगे, और जो भी हमारे डिसेबल बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनको भी हम कॉमन चीज़ें देंगे। अब इन तीनों की बात दोबारा से करते हैं। जो हमारे हैंडीकैप बच्चे हैं, जो SC ST और बैकवर्ड सेक्शन के हैं, जो माइनॉरिटीज़ के हैं, इन सभी को जनरल कम्युनिटी के साथ सारे ही स्तर पर इक्वल पार्टनर्स बनाया जाए। मीन्स कि जो भी इन तीनों सेक्शन के बच्चों को हम किसी भी तरीके का भेदभाव करके नहीं रखेंगे कि अगर वो बैकवर्ड सेक्शन का है तो वो सीट पर आगे नहीं बैठ सकता, डिसेबल है तो वो आगे नहीं बैठ सकता। सभी को इक्वल चीज़ें दी जाएंगी हर लेवल पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंपटीशन में भी उसको इक्वल चीज़ें दी जाएंगी। कोई अगर नॉर्मल क्लास में टेस्ट हो रहा है तो भी सबको इक्वल चीज़ें दी जाएंगी। अगर वहाँ पर रिज़ल्ट बन रहा है तो मार्क सिस्टम में कोई भी हम भेदभाव किसी भी बच्चे के साथ नहीं करेंगे। ये इस एजुकेशनल पॉलिसी का गोल था। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल इन 1990। ठीक है, अब यहाँ देखिए वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए, एक विश्व घोषणा 1990 में ये आया। इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। इसने क्या किया, इसने इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो इंडिया में चल रही थी उसके लिए इनिशिएट किया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। स्पेशल एजुकेटर्स कौन होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स वो एजुकेटर्स होते हैं जो एक ब्लाइंड को पढ़ा सकते हैं, डीफ एंड डम्फ को पढ़ा सकते हैं। एक नॉर्मल टीचर इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। जो फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप्ड है उन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग कौन देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेगुलर टीचर जो एक नॉर्मल टीचर है, क्या वो ब्लाइंड को रीडिंग करवा सकता है, नहीं। तो इसलिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन के प्रमोशन के लिए कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए इनिशिएशन हुआ किसका, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का। ठीक है, ये उन बच्चों की नीड्स फुलफ़िल करेगा जो बच्चे डिसेबल हैं, जिनको अलग अलग तरीके की नीड है कि वो किस किस तरीके से आगे और पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन इन 1992। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में क्या होता है, द पॉलिसी फाइनली इनिशिएटेड इंक्लूसिव एजुकेशन विद द लॉन्च ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इन 1994। यहीं से स्टार्ट हो जाता है DPEP। ठीक है, DPEP का इनिशिएशन कहाँ से हुआ, DPEP का इनिशिएशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन इन 1992 से हुआ। फाइनली पॉलिसी ने इंटीग्रेटेड एजुकेशन से यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट की। ठीक है, यहाँ देखिए अभी इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वहाँ हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर हमें फाइनली वर्ड मिला इंक्लूसिव एजुकेशन। और यहाँ से ही स्टार्ट होती है क्या, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994। अभी ये आप देखिए इस स्लाइड में ही देखिए यहाँ पर क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन तक की बात की गई। इससे पहले जितनी भी जगह बात हुई है वो सब इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात हुई है, बट प्रोग्राम ऑफ एक्शन से हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट होता है। और अभी आप बहुत जगह पढ़ेंगे DPEP। ठीक है, अभी आप हर जगह पर ही पढ़ेंगे। तो इसको याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये हमारा सलामांका स्टेटमेंट। सलामांका स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है जिसने एजुकेशन में एक इंक्लूसिव वर्ड को लेकर आया। ठीक है, अभी तक हम जहाँ भी पढ़ रहे थे, अभी यहाँ पर देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं कि हमने यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड आ गया। ठीक है, इससे पहले जितनी भी जगह हमने बात की है प्रोग्राम ऑफ एक्शन में इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड आया। इससे पहले अभी आप सब जगह देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, हर जगह पर हमने बात की है इंटीग्रेटेड। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यहाँ पर भी बात हुई है किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। हर जगह पर हमने इंटीग्रेटेड वर्ड ही पढ़ा है। तो जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आया, यहाँ पर हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को इनिशिएट किया, जिसकी वजह से लॉन्च हुई एक स्कीम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इन 1994। उसके बाद सलामांका स्टेटमेंट ने ये प्रूव किया कि अब यहाँ से जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, यहाँ हर जगह पर अब इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड ही रहेगा। भारत ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए और भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्टों और आधिकारिक दस्तावेजों में समावेशी शिक्षा शब्द को शामिल किया गया। यहाँ पर एक बहुत इस स्टेटमेंट ने क्या बात बोली है ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ। दोज विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स मस्ट हैव एक्सेस टू रेगुलर स्कूल्स विच शुड एकोमोडेट दैम विद इन चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी कैपेबल ऑफ मीटिंग दीज नीड्स। यहाँ पर ये बात की गई कि जितने भी स्पेशल एजुकेशनल हैं उन सभी की एक ज़रूरत है रेगुलर स्कूल में आने की। उनको हम अलग नहीं कर सकते,
उनको भी हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी देंगे। मतलब बच्चे की नीड क्या है, जो हैंडीकैप है उसकी अदर नीड होगी, एक कॉमन स्टूडेंट की अदर नीड होगी। तो इस स्टेटमेंट ने ये बोला कि हम हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। इस एक्ट ने क्या बोला, द मेंटल हेल्थ एक्ट ने इसने बोला कि जो भी हम उन लोगों को केयर और ट्रीटमेंट देंगे जो कि इल पर्सन है, मेंटली इल पर्सन है। तो यहाँ कीवर्ड याद रखिएगा कि जो मेंटली इल पर्सन है उसकी केयर और ट्रीटमेंट की बात करती है द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। ये इसका प्रोविज़न है। ठीक है, कि उनको हम बेहतर किस तरह से बना सकें, किसी भी इल पर्सन को या किसी भी मेंटल डिसेबल को, या उसे हम केयर से और उसको अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके ही हम उसको बेहतर बना सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे आते हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। इस एक्ट ने क्या बोला, देखिए इसमें क्या हुआ, ये एक स्टैचुरी पावर थी। मतलब ये स्टैचुरी पावर जो होती है उसके पास पहले ये नहीं होता कि वो डिसीज़न ले सके। वो अपना व्यू तो दे सकती है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं, हमको ये करना चाहिए, बट वो डिसीज़न नहीं ले सकती। ठीक है, तो फिर इसमें देखिए आगे क्या हुआ। ये एक्ट आया 1992 में, लेकिन पास कब होता है, मतलब ये पास और इफ़ेक्ट में आता है कब, 22 जून 1993 को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ये अधिनियम 1992 में पारित हुआ। ये एक्ट किसके लिए आया, ये एक्ट आया जो भी हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए, जनशक्ति के विकास से संबंधित। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आई, उसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू स्टैंडर्डाइज द ट्रेनिंग कोर्स फॉर। ठीक है, प्रशिक्षण नीति और कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए। यहाँ पर सभी लोगों को किस किस तरीके से कैटेगराइज किया गया, किस किस तरीके को उनको स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड किए गए। ठीक है, प्रोफेशनल डीलिंग की जा रही है किसके साथ, जो डिसेबल पर्सन है। ठीक है, फिर और भी सारी चीज़ें, बहुत सारे कोर्सेज चलाए गए, बहुत सारे स्पेशल एजुकेशन पर कोर्सेज चलाए गए कि जो मास्टर्स करें, जो बैचलर्स करें, जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज करें इन स्पेशल एजुकेशन, ये उन लोगों के लिए चलाए गए जो स्पेशल डिसेबल बच्चों को एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, उनको किस किस तरीके की एजुकेशन का आना बहुत ज़रूरी है। जब जो लोग पढ़ाएंगे ऐसे बच्चों को, उनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है ना, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और मास्टर्स और बैचलर्स कोर्सेज चलाए गए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के ट्रेनिंग कोर्सेज़ के लिए इंस्टीट्यूट ओपन किए गए कि ये स्पेशल कोर्सेज़ जो है, ट्रेनिंग कोर्सेज़ के इंस्टीट्यूट भी तो बनेंगे, वहीं पर ही तो जा कर के ये सारी तैयारियां शुरू होंगी, किस किस तरीके से लोग पढ़ने आएंगे। ठीक है, टू मेंटेन अ सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर ऑफ द रिहेबिलिटेशन professions and to promote research in rehabilitation and special education। यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें की गई कि पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया गया कि हम आगे रिसर्च कर सकते हैं इसमें किस किस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक सेंट्रल पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस किस तरीके से हम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कि हमें कैसे करना है, इस तरीके के पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं को हमें मान्यताएं प्रदान करनी है। तो ये सारी चीज़ें किस में आई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI एक्ट 1992। ठीक है, फिर हमारा क्या आया, पर्सन विद डिसएबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1994।
5 यहाँ पर क्या हुआ, प्रोवाइड फॉर एजुकेशन, क्रिएशन और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस of the Act. Children with disability have access to free education in an appropriate environment up to the age of 18 years. ठीक है, the act was replaced by Right of Person with Disability Act, RPWD Act 2016. नॉर्मल सी चीज़ें समझिए यहाँ सबसे पहले। ये एक्ट कब आया? ये एक्ट 1995 में आया, जो कि लागू कब हुआ? 7 फरवरी 1996 में। ठीक है, इन फोर्स ऑन February 7, 1996। इस एक्ट को रिप्लेस किया गया किसके साथ? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, RPW एक्ट 2016। इस एक्ट ने क्या बात की? इस एक्ट ने बात की है दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा की, ठीक है, मुक्त वातावरण की, उनको रोज़गार कैसे मिलेगा, उनको सोशल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, ठीक है। 18 जो इस डिसेबल बच्चे हैं उनको 18 वर्ष की आयु तक उचित वातावरण में, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में हमको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये एक्ट ने इस तरीके की बात की है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसमें याद रखिएगा ये एक्ट 1995 में आया, लागू कब हुआ? February 7, 1996। ठीक है, और इसको बाद में रिप्लेस कब किया गया? 2016 में। किसके साथ? RPWD के साथ। ओके, RPWD एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए बहुत सारी भी चीज़ें हुई, इसमें 7 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी को कवर किया गया। ठीक है, जिसमें कि ब्लाइंडनेस, लो विज़न, लैप्रोसी क्योर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस। ठीक है, ये सारी 7 डिसेबिलिटीज़ को लर्न रखिए कि ये जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जा सकती है। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट में कितनी % वैकेंसीज़ इन लोगों के लिए निकाली? तो वो 3% वैकेंसीज़ थी, रिज़र्व थी, जो कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं। कौन सी डिसेबिलिटीज़? ये जो यहाँ 7 कैटेगरीज़ आपको दी गई हैं। ठीक है, जो भी दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, चलन दिव्यांगता, श्रवण बाधिता, मानसिक दिव्यांगता और मानसिक विकार। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। 7 कैटेगरी और 3% ऑफ वैकेंसीज। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। ठीक है, 1999। इसमें हमने क्या क्या बात की है? यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव थे एम्पावरमेंट के। ठीक है, उस व्यक्ति को हम एम्पावर कैसे करेंगे जो डिसेबिलिटी के साथ इंडिपेंडेंट लाइफ को जी सके। ठीक है, टू एक्सटेंड सपोर्ट टू रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड सर्विस एंड टू डेवलप प्रोसीजर ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल गार्जियन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन। यहाँ पर उन लोगों के लिए बात की जो डिसेबल हैं, जिनको सशक्त बनाने के लिए हमें कुछ आवश्यकता होगी, हमें उनको कुछ देना पड़ेगा, उनको कुछ ऐसी सब सुविधाएं जो कि जिससे वो अपने आप को कम ना समझ सकें। फॉर दिस, इस कैटेगरी के लोगों को हमने क्या किया, यहाँ पर इस अधिनियम में 4 श्रेणी के अंतर्गत जो लोग आते थे उनको हमने कानूनी तौर पर क्या दिया? एक अभिभावक दिया। ठीक है, तो उस अभिभावक को देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उस व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है, आवश्यकता पर आधारित हमें क्या देनी है? सेवाएं प्रदान करनी है। ठीक है, पंजीकृत संगठनों को समर्थन प्रदान करना है और सुरक्षा की आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना है। यहाँ पर हमने संगठन को भी प्रमोट किया कि जो भी लोग दिव्यांग हैं उनके अपने इंडिविजुअल संगठन बनेंगे, जैसे कि ब्लाइंड्स के लिए अलग है, डीफ एंड डम्ब वालों के लिए अलग है। तो वो वहाँ पर एक सशक्तिकरण हो जाता है कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, फॉर लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। अभी हमने किस किस की बात की है? सबसे पहले हमने कोठारी कमीशन की बात की है, जो कि
1964 में आया। उसके बाद हमने किसकी बात की है, एन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1968। नेक्स्ट फिर हमने बात की है IEDC, ठीक है, ये कब आया हमारा 1974 में, ठीक है। फिर दोबारा से NEP को पढ़ा, ये कब आया हमारा 1986 में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किसको पढ़ा, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल 1990 में आया, ठीक। फिर हमने किसको पढ़ा, सलामांका स्टेटमेंट पढ़ा जो कि हमारा आया 1994 में। फिर हमने किसको पढ़ा, सॉरी इससे पहले हमने प्रोग्राम ऑफ एक्शन पढ़ा जो कि हमारा 1992 में आया। फिर उसके बाद सलामांका स्टेटमेंट हो गया, हाँ। फिर उसके बाद हमने किसको पढ़ा, द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। फिर हमने किसको पढ़ा, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI एक्ट 1992, हाँ। ये मेंटल हेल्थ एक्ट एक्चुअली थोड़ा बाद में मैंने कराया, तो इसको भी याद रखिएगा, बट ये हुआ किससे था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन से पहले, ठीक है। फिर RCI एक्ट 1992 में आया। देन हमने पढ़ा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। नेक्स्ट हमने पढ़ा नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1990, जहाँ पर हमने बात की है किसी को सपोर्ट देने के लिए, कानूनी गार्जियन देने के लिए। ऑल राइट स्टूडेंट, तो बस हम आज का टॉपिक यहीं तक कवर करते हैं। इसके बाद हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से स्टार्ट करेंगे, जो कि अभी हमारी बहुत सारी स्कीम्स अभी छूटी हुई हैं, इसी का ही पार्ट 2 भी बनेगा। तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।